ब्रिटिश काल से पहले बच्चों को पढ़ाया जाता था। सरकारी संस्थानों में एक निश्चित फीस लेकर साल भर फसल की कटाई के समय छोड़कर जब वे खेतों में काम करते थे, वार्षिक परीक्षा के माध्यम से मूल्यांकन के लिए। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है ब्रिटिश काल से पहले बच्चों को पढ़ाया जाता था। साल भर फसल की कटाई के समय छोड़कर जब वे खेतों में काम करते थे। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। ब्रिटिश शासन से पहले भारतीय शिक्षा प्रणाली में बच्चों को पूरे वर्ष पढ़ाया जाता था, सिवाय फसल कटाई के समय जब वे खेतों में काम करते थे। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन ए और बी 18 से 19वीं शताब्दियों में यूरोप में राष्ट्र राज्यों के उदय के संदर्भ में है। कथन ए कह रहा है 18वीं शताब्दी तक यूरोप के लोग स्वयं को राष्ट्र राज्य के रूप में देखते थे। कथन बी कह रहा है प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में लोगों को यह बोध कराया गया कि प्रत्येक भाषी समुदाय एक अलग राष्ट्र था। ऑप्शन है ए बी दोनों सही हैं तथा बी ए की व्याख्या करता है। ए बी दोनों सही हैं लेकिन बी ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है किंतु बी गलत है, ए गलत है किंतु बी सही है। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 18 से 19वीं शताब्दियों में यूरोप में राष्ट्र राज्यों के उदय के संदर्भ में दो कथन दिए गए हैं। इन दोनों कथनों में कौन से कथन सही हैं? कथन ए कह रहा है 18वीं शताब्दी तक यूरोप के लोग स्वयं को राष्ट्र राज्य के रूप में देखते थे, तो यह बात तो गलत होगा। कथन ए गलत है क्योंकि 18वीं शताब्दी तक यूरोप के लोग स्वयं को राष्ट्र राज्य के रूप में नहीं देखते थे। वे विभिन्न भाषाएं बोलते थे और विभिन्न जातीय समूहों में थे, तो यहाँ से पहला कथन गलत होगा। दूसरा कथन कह रहा है प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में लोगों को यह बोध कराया गया कि प्रत्येक भाषी समुदाय एक अलग राष्ट्र था, तो यह कथन सही है। दूसरा कथन सही है, पहला गलत है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BCE का तात्पर्य क्या है? बी फॉर क्रिश्चियन एरा, बी फॉर कॉमन एरा, बी फॉर सीजर एरा, बी फॉर कंटेम्पररी एरा। कौन सा ऑप्शन राइट है? जो भी क्वेश्चन करवाया जा रहे हैं हर एक क्वेश्चन सीटेट के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला। क्वेश्चन को हल करते रहिए और आंसर में बताइए किस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। BCE का क्या तात्पर्य है? बी फोर कॉमन एरा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, बी फोर कॉमन एरा। BC एक आधुनिक संक्षिप्त नाम है जो ईसवी पूर्व के वर्षों को धर्मनिरपेक्ष रूप में दर्शाता है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम आज यह कैसे जानते हैं कि पूरा पाषाण काल में भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे? हमारे पास उस समय के लेखन में इन पक्षियों का विस्तृत वर्णन है। महाराष्ट्र के पटने में बड़ी मात्रा में शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके पाए गए हैं। हमने दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में शुतुरमुर्गों पर मौखिक यादों को संग्रहित किया है। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है इनका वर्णन विदेशी यात्रियों की स्मृति में है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है हम आज यह कैसे जानते हैं कि पूरा पाषाण काल में भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे? महाराष्ट्र के पटने में बड़ी मात्रा में शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके पाए गए हैं। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। भारत में पूरा पाषाण युग के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे। महाराष्ट्र के पटनेपुरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडे के अवशेष मिले हैं। इनके कुछ छिलकों पर चित्रांकन भी मिलता है और इन अंडों से मनके भी बनाए जाते थे। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ? ऐसा प्रतीत होता है जैसे शासकों ने नियंत्रण खो दिया। क्षेत्र में वनों की कटाई हो सकती थी। सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई थी। नदियां शायद सूख गईं। सही व्याख्या चुनें। फर्स्ट ऑप्शन है ए बी सही है। सेकंड ऑप्शन कह रहा है ए बी डी सही है। थर्ड ऑप्शन है ए सी और डी सही है। फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त सभी कथन सही है। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन नंबर 5 करेक्ट आंसर क्या होगा? हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ? हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ था? ऐसा प्रतीत होता है जैसे शासकों ने नियंत्रण खो दिया। यह कारण हो सकता है हड़प्पा सभ्यता का अंत। क्षेत्र में वनों की कटाई हो सकती थी, यह भी कारण हो सकता है। सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई थी, यह बात गलत है। पूरे क्षेत्र में बाढ़ नहीं आई। नदियां शायद सूख गई, यह भी कारण हो सकता है। ए बी और डी कथन सही है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी।
सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। हड़प्पा सभ्यता का पतन कई कारणों से हुआ, जैसे शासन का कमजोर होना, पर्यावरणीय बदलाव होना और नदियों का सूखना। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महायान बौद्ध धर्म के तहत कुछ संकेतों का उपयोग करके बुद्ध की उपस्थिति को मूर्तिकला में दिखाया गया था। बुद्ध की मूर्तियां बनाई गईं। बोधिसत्व स्वीकार नहीं किए गए क्योंकि वे अभी तक आत्मज्ञान प्राप्त नहीं कर पाए थे। फोर्थ ऑप्शन है, मूर्तिकला के केंद्र के रूप में मथुरा और तक्षशिला का पतन हुआ। कौन सा ऑप्शन राइट है? महायान बौद्ध धर्म के तहत बुद्ध की मूर्तियां बनाई गई। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, बुद्ध की मूर्तियां बनाई गई। महायान बौद्ध धर्म की एक प्रमुख शाखा है जिसका आरंभ पहली शताब्दी के आसपास माना जाता है। महायान शाखा में भक्ति और पूजा की भावना के कारण इसकी ओर लोग सरलता से आकर्षित हुए। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन के संदर्भ में क्या सत्य है? उपमहाद्वीपीय का बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के नियंत्रण में रहा। सेकंड ऑप्शन है, गंगाई मैदान के वांछित क्षेत्रों में पहली बार प्रवेश किया गया था। थर्ड ऑप्शन कह रहा है, दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों को नियंत्रण करना मुश्किल था। वहीं फोर्थ ऑप्शन है, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक ने लंबे समय तक गंगाई मैदानों में अपना नियंत्रण बनाए रखा। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है, खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन के संदर्भ में क्या सत्य है? उपमहाद्वीप का बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के नियंत्रण में रहा। यह पहला कथन गलत होगा। गंगाई मैदान के वना आच्छादित क्षेत्रों में पहली बार प्रवेश किया गया, यह भी कथन गलत होगा। दिल्ली से बंगाल जैसे दूर के प्रांतों को नियंत्रित करना मुश्किल था, यह कथन सही होगा। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक ने लंबे समय तक गंगाई मैदानों में अपना नियंत्रण बनाए रखा, यह भी गलत होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। खिलजी और तुगलक वंश के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत का विस्तार तो हुआ, लेकिन दूरस्थ प्रांतों पर नियंत्रण बनाए रखना चुनौतीपूर्ण था। थर्ड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिवासी लोगों के ऐतिहासिक पुनर्निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? समकालीन इतिहासकार और यात्री जनजातियों के बारे में अपर्याप्त जानकारी देते हैं। अधिकांश आदिवासी समूह लिखित अभिलेख रखते थे। आदिवासी लोगों ने समृद्ध रीति रिवाजों और मौखिक परंपराओं को संरक्षित किया। फोर्थ ऑप्शन है, आदिवासी समाज अपनी विविध आवश्यकताओं के लिए एक दूसरे पर निर्भर थे। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन यहाँ भी इंपॉर्टेंट है, यह क्वेश्चन पूछा गया था 2022 में। आदिवासी लोगों के ऐतिहासिक पुनर्निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यहाँ पर गलत कथन पूछा हुआ है, समकालीन इतिहासकार और यात्री जनजातियों के बारे में अपर्याप्त जानकारी देते थे, यह बात सही होगा। अधिकांश आदिवासी समूह लिखित दस्तावेज रखे थे, यह बात जो है गलत होगा। लिखित दस्तावेज या नहीं रखते थे। आदिवासी लोगों ने समृद्ध रीति रिवाजों और मौखिक परंपराओं को संरक्षित किया, यह भी कथन सही होगा। आदिवासी समाज अपनी विविध आवश्यकताओं के लिए एक दूसरे पर निर्भर थे, यह भी कथन सही है। पूछा है गलत कथन, तो वह है ऑप्शन बी, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने भारत पर अपना नियंत्रण कैसे मजबूत किया? भारतीय मामलों के अधिक जिम्मेदार प्रबंधक के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश शासन में स्थानांतरित करके, अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत से अधिक सैनिकों की भर्ती करके, भूमिहीनों और किसानों की रक्षा के लिए नीतियां बनाकर। फोर्थ ऑप्शन है, तुष्टिकरण और संपत्ति के अधिकारों की रक्षा करके द्वारा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? अठारह के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने भारत पर अपना नियंत्रण कैसे मजबूत किया? भारतीय मामलों के अधिक जिम्मेदार प्रबंधन के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश शासन में स्थानांतरित करके,
फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन पूछा था 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग, भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ब्रिटेन का प्रधानमंत्री तो वह है पामस्तन। पामस्तन। क्वेश्चन यह भी पूछा गया है, ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया थी। 1857 के विद्रोह का प्रतीक, यह इंपॉर्टेंट है, रोटी और कमल। रोटी और कमल, यह जो है 1857 के विद्रोह का प्रतीक है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिनिधिक लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? निर्वाचन के माध्यम से चुने गए प्रतिनिधि, प्रतिनिधियों के हाथों में निर्णय लेने की क्षमता, निर्णय लेने में व्यक्तियों की प्रत्यक्ष भागीदारी, लोगों को मताधिकार। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रातिनिधिक लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? निर्वाचन के माध्यम से चुने गए प्रतिनिधि, यह जो है लोकतंत्र की विशेषता है। प्रतिनिधियोयों के हाथों में निर्णय लेने की क्षमता, यह भी जो है लोकतंत्र की विशेषता है। निर्णय लेने में व्यक्तियों की प्रत्यक्ष भागीदारी, यह जो है प्रतिनिधित्व लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। तो यहाँ पर नहीं शब्द पूछा हुआ था, थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। जनता अपने प्रतिनिधि चुनकर विधानमंडलों तथा कार्यकारी पदों के लिए भेजते हैं और वही निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं, न कि जनता। थर्ड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत के नाम से जाना जाता है? लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश। कौन सा ऑप्शन राइट है? भारत में किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत के नाम से जाना जाता है? लद्दाख को छोटा तिब्बत के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। लद्दाख को छोटा तिब्बत कहा जाता है क्योंकि यहाँ तिब्बती संस्कृति, बौद्ध धर्म और वास्तुकला का गहरा प्रभाव है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अपीली प्रणाली क्या है? न्यायिक सेवाओं के लिए आवेदन करने का प्रावधान, अदालत के आदेश के खिलाफ संसद में अपील प्रावधान, सर्वोच्च अपीली प्राधिकार के रूप में कार्य करने वाले राज्य के कार्यकारी प्रमुख के लिए प्रावधान। फोर्थ ऑप्शन, निचली अदालत के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील करने का प्रावधान। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है भारत में अपीली प्रणाली क्या है? भारत में अपीली प्रणाली है निचली अदालत के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील करने का प्रावधान। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। अपीली क्षेत्राधिकार का अर्थ है उच्चतम न्यायालय निचली अदालतों जैसे उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सुनवाई कर सकता है। अपील न्यायालय क्षेत्र के 4 वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जिसमें पहला होगा संवैधानिक मामलों में अपील, दूसरा है दीवानी मामलों में अपील, तीसरा होगा आपराधिक मामलों में अपील, चौथा है विशेष अनुमति द्वारा अपील। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रायद्वीपीय पठार की विशेषता नहीं है? यह उत्तरी मैदानों के दक्षिण में स्थित है। अरावली पहाड़ियों ने इसे उत्तर पश्चिम की ओर से सीमाबद्ध किया है। यह कोयला और लौह अयस्क जैसे खनिजों से समृद्ध है। महानदी और कृष्णा नदी पठार में बहने वाली कुछ पश्चिमी नदियां हैं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रायद्वीपीय पठार की विशेषता नहीं है? यहाँ पर नहीं शब्द पूछा हुआ है, निगेटिव। यह उत्तरी मैदानों के दक्षिण में स्थित है। यह सही होगा। अरावली पहाड़ियों ने इसे उत्तर पश्चिम की ओर से सीमाबद्ध किया है। यह भी कथन सही है। यह कोयला और लौह अयस्क जैसे खनिजों से समृद्ध है। यह भी कथन सही होगा। महानदी और कृष्णा नदी पठार में बहने वाली कुछ पश्चिमी नदियाँ हैं, तो यह जो है गलत है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। नर्मदा और ताप्ती को छोड़कर अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। प्रायद्वीपीय की अन्य प्रमुख नदी जो है महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अफ्रीका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अफ्रीका का एक बड़ा हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह एकमात्र महाद्वीप है जिसके मध्य से कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है। गोबी रेगिस्तान इस महाद्वीप में स्थित है। यह पश्चिम से यूराल पहाड़ों द्वारा एशिया से पृथक किया गया है। कौन सा ऑप्शन राइट है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार यह क्वेश्चन सीटेट एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है अफ्रीका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पर सही कथन पूछा हुआ है, यह एकमात्र महाद्वीप है जिसके मध्य से कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ से समझ लेते हैं कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा। 0 अंश अक्षांश रेखा, इसे हम कहते हैं भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। 0 अंश अक्षांश के 23.5 अंश अक्षांश उत्तरी रेखा, 23.5 अंश अक्षांश उत्तरी रेखा, इसे हम कहते हैं कर्क रेखा। और 0 अंश अक्षांश के 23.5 अंश अक्षांश दक्षिणी रेखा, इसे हम कहते हैं मकर रेखा। ये तीनों रेखाएं अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप है, जो जिब्राल्टर जलसंधि द्वारा यूरोप से अलग होता है। अफ्रीका को काला महाद्वीप भी कहा जाता है या अंधा महाद्वीप भी कहा जाता है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के दक्षिणी भागों विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में शरद ऋतु में वर्षा होती है क्योंकि पवनें मुख्य भूमि से बंगाल की खाड़ी में वापस जा रही होती हैं। सेकंड ऑप्शन कह रहा है पवनें अरब सागर से बंगाल की खाड़ी तक जा रही होती हैं। थर्ड ऑप्शन है पवनें बंगाल की खाड़ी से अरब सागर तक जा रही होती हैं। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है पवनें मुख्य भूमि से अरब सागर की ओर लौट रही होती हैं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? भारत के दक्षिणी भागों विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में शरद ऋतु में वर्षा होती है क्योंकि पवनें मुख्य भूमि से बंगाल की खाड़ी में वापस जा रही होती हैं। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। लौटती हुई मानसून पवनें बंगाल की खाड़ी को पार करते समय जलवाष्प ग्रहण करके उत्तरी पूर्वी मानसून के रूप में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी कर्नाटक तथा दक्षिणी पूर्वी केरल में वर्षा करती हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। सेशन क्लास क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।